हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोन के जस्ट ट्रैवल पर। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं थाईलैंड ट्रिप का, जो कि नेक्स्ट वीक है। सबसे पहले जो इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करने के टाइम में जो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो आता है कि हम लोग वीज़ा कैसे लें, टूरिस्ट वीज़ा हम लोग कैसे अप्लाई करें, या मुश्किल होगा क्या या इजी होगा क्या, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमको, कितना टाइम लगेगा, कितना रुपया लगेगा हमको, वो सब चीज़ हमारे दिमाग में पहले घुसता है कि पहले प्रिपेयर वीज़ा के लिए करो, उसके बाद हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं या कुछ और के लिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हम लोग वीज़ा कैसे लें, किस किस तरीके से हम लोग टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कितना रुपया खर्च होगा, कितना टाइम लगेगा और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। इसमें मैं डिटेल में तुमको सब कुछ बताते जाऊंगा जो है। अगर आई होप कि वीडियो के एंड तक आपका सारा जो वीज़ा लेने का जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा, और सारा डाउट जो भी तुम्हारे दिमाग में अगर होगा तो वो शायद क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है हाउ टू गेट वीज़ा फॉर थाईलैंड फॉर इंडियंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा हम लोग 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक जो कि आप यहाँ पर इंडिया में आप VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट। सेकेंड है आपका ई वीज़ा ले सकते हो। तो आज के डेट में आप ई वीज़ा ऑनलाइन है, कहीं आपको एम्बेसी या कोई VFS ग्लोबल कहीं नहीं जाना है, आपको घर में बैठे ही आपका हो जाएगा ऑनलाइन। एंड थर्ड जो कि वीज़ा ऑन अराइवल है, इंडियन लोगों को थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी है, तो आप डायरेक्टली एयरपोर्ट में जाके डायरेक्टली आप वहाँ से ले सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं जहाँ से आप टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो। तो हम शुरू करते हैं पहले। तो अगर हम VFS ग्लोबल के थ्रू कर रहे हैं तो हमारे इंडिया में बहुत सारे जगह है जहाँ पर VFS ग्लोबल है, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो वीज़ा के लिए। सारे कंट्री ऑलमोस्ट सारे कंट्री के लिए वहाँ पर है। VFS ग्लोबल में करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना टाइम पड़ेगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट आपको लगेगा राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट, नहीं तो इन एंड आउट। अगर आप पकड़ लोगे मल्टी कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, जैसे थाईलैंड के साथ आप मलेशिया चले गए या कहीं और चले गए, तो इन थाईलैंड के इन एंड आउट, नहीं तो अगर डायरेक्टली आप थाईलैंड घूम के वापस घर आ रहे हो तो राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट लग गया। उसके बाद होटल अकोमोडेशन फॉर ऑल डेज। अगर आप 7 दिन के लिए जा रहे हो तो 7 दिन का होटल अकोमोडेशन का प्रूफ चाहिए तुमको। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जो बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ का, अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हो देन 50,000 रुपीज़ आपका लास्ट 6 मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो अभी पकड़ लो कि जून है, तो मई एंड तक, तो मतलब दिसंबर से मई 6 मंथ हो गए, तो दिसंबर से मई तक एवरी मंथ एंड क्लोजिंग बैलेंस आपका 50,000 मिनिमम होना चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो एंड सारा का सारा जो खर्चा है पूरा ट्रिप का और वो आप ही बेयर कर रहे हो, तो मिनिमम बैलेंस आपका 1 लाख होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस हर मंथ का। ऐसे अगर आपका वाइफ या हस्बैंड आपके वर्किंग है, तो आप मिला के आपका 50,000 और उनका 50,000 मिला के 1 लाख आप कर सकते हो, लेकिन टोटल आपका 1 लाख बैलेंस होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो पर हेड। अगर आप 2 लोग जा रहे हो तो 2 आपका, 2 आपके कंपेनियन का, और आपके साथ अगर कोई अंडर 18 ईयर एज का कोई बच्चा जा रहा है आपके साथ, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट और लोकल एड्रेस प्रूफ। अगर आप साउथ में कर रहे हो, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, तो बेंगलोर का VFS में अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को बेंगलोर का एड्रेस प्रूफ मेरे को चाहिए, नहीं तो मैसूर आसपास जो भी है, जो कि जिसका नियरेस्ट VFS ग्लोबल बेंगलोर है, उनका लोकल एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। तो लोकल एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दिखा सकते हो या ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हो, रेंटल एग्रीमेंट दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इतना डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इसके लिए। उसके बाद एक और चीज़ वो लोग मांगते हैं कि आपका जो होटल एड्रेस जो आप दे रहे हो, उस होटल बुकिंग में आप सबका नाम होना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल अगर हो तो नो प्रॉब्लम, आपका नाम उसमें रहेगा। अगर आप विद फैमिली जा रहे हो, जब हम बुक करते हैं तो ओनली प्राइमरी गेस्ट का नाम आता है, उसके बाद +1 और +2 ऐसे करके आ जाता है, नाम नहीं आता, राइट। सो बट समटाइम व्हाट दे विल आस्क, वो लोग सारे का नाम मांगते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, वो लोग बोलते हैं कि सारे का जितने लोग हैं उनका नाम उस में होना चाहिए। आइडियली होता नहीं है, तो आप उस होटल वाले को मेल करोगे, तो मेल में आप उसको लिखो कि मेरा ये रिक्वायरमेंट है, आप मेरे को नाम लिख के दे दो, तो वो लोग
आपको दे देंगे, तो वो उसका आप प्रिंट आउट आप निकाल के आप उनको दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए VFS ग्लोबल के लिए। अभी आते हैं कॉस्ट के बारे में। तो आपको वीज़ा कॉस्ट कितना पड़ेगा अगर आप VFS ग्लोबल के थ्रू कर रहे हो। तो VFS ग्लोबल के थ्रू अगर आप कर रहे हो तो आपको 2000 रुपीज़ वीज़ा फ़ी, उसके बाद आपको 500 रुपीज़ कन्वीनियंस चार्ज पड़ेगा। तो टोटल 2500 पर हेड आपका लगेगा। आप जितना कर रहे हो उतना 2500 इंटू आप जितना लोग के लिए अप्लाई कर रहे हो, इतना कॉस्ट पड़ेगा। तो टाइम कितना लगेगा, अगर सपोज आपने आज वीज़ा अप्लाई किया तो आपको कितने दिन के बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा, पासपोर्ट में आपको वीज़ा लग जाएगा आपका। तो नॉर्मल उनका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 4 से 5 दिन का होता है। तो मोस्टली आपको कभी कभी 3-4 दिन में भी मिल जाता है। तो आप बेस्ट केस पकड़ के चलो 4 से 5 दिन आपको लगेगा। तो आपको जब वीज़ा मिल जाएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा, तो आप उसके बाद आप जाके वीज़ा कलेक्ट कर सकते हो। सो ये हो गया आपका VFS ग्लोबल। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है इसमें ये है कि आपका VFS ग्लोबल आपके पास नहीं है तो आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, तो टाइम आपका बहुत लग जाएगा उसमें। और उसके बाद जो होटल्स में आपका नाम होना चाहिए, मतलब सारे मेंबर्स का। आप अगर अकेले जा रहे हो नॉट प्रॉब्लम एट ऑल, बट अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपका सबका नाम आना है। तो होटल वाले कभी कभी क्या होता है ना, होटल वाले मेल रिप्लाई नहीं करते, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। और उसके बाद जो कंसिस्टेंसी, अगर आप 1 लाख मेंटेन करना चाहते हो तो 6 महीना इज़ ए वेरी बिग टाइम। कभी कभी हमारा कुछ ज़रूरत पड़ जाता है या कुछ हो जाता है तो हमको पैसा खर्चा कर जाना पड़ जाता है उसके बाद। तो कभी कभी क्या होता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन 1 लाख कंसिस्टेंटली इन ए सेविंग अकाउंट। तो वो होता है, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो, ये सब मैनेज हो सकता है आपसे, देन यू कैन गो फॉर VFS ग्लोबल। चलिए अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन के बारे में। तो सेकंड ऑप्शन आपका है ई-वीज़ा। तो ई-वीज़ा अराइवल, आप इंडियंस को ये फैसिलिटी भी है कि आप ई-वीज़ा भी ले सकते हो थाईलैंड के लिए। सो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो सबसे पहले राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट चाहिए, होटल अकोमोडेशन चाहिए, मतलब जितना दिन आप लगभग लोग 7 दिन के लिए जा रहे हो तो 7 दिन का होटल बुकिंग चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए पासपोर्ट बायो पेज एंड पासपोर्ट कवर पेज का फ़ोटो। तो बायो पेज कवर पेज क्या होता है, सो बायो पेज में ये मेरा पासपोर्ट है, तो यहाँ पर जो ये जो फ़ोटो वाला सेक्शन जो है ये वाला, तो ये जो ये है इसको बायो पेज बोलते हैं। तो इसका फ़ोटो लेके आप उसको सेव करके कर सकते हो। और कवर पेज जो होता है वो पासपोर्ट का पहला वाला जो कवर होता है वो होता है पासपोर्ट कवर पेज। तो आप इसको और अंदर वाला जो दिखाया मैंने आपको, इसका फ़ोटो लेके आप सेव कर सकते हो अपने लोकल में। तो आप जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो अपने फैमिली मेम्बर के लिए, सबका सेम प्रोसेस में करोगे और सबका 1 MB से आपका साइज़ नीचे होना चाहिए। तो अगर आपका 1 MB से फाइल ज़्यादा हो जा रहा है तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जहाँ पर आप उसको कंप्रेस करके आप 1 MB से नीचे कर सकते हो। तो आप कैसे अप्लाई करोगे, अपने लैपटॉप में आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। आपको ऑफिशियल वेबसाइट है ई-वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये वाला पेज का ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली यहाँ पर साइन इन का जो बटन है यहाँ क्लिक करना है, तो ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर अपना मेल ID दो। तो यहाँ पर साइन अप, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो साइन अप यहाँ करो। मेरा ये कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं कुछ नहीं करना है, सिंपल मेल ID, अपना फ़ोन नंबर और नेशनलिटी, बस उतना ही करना और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद आप इस पेज में आ जाओगे। तो उसके बाद लॉगिन किया, मैं लॉगिन कर देता हूँ। अपना मेल ID डालो, जिस मेल ID से आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा, उसके जनरेट OTP। तो ये आपके रजिस्टर्ड मेल ID में OTP का आएगा। ये मेरा आ चुका है यहाँ पर। तो ये जो OTP है यहाँ पर आप कॉपी करो इसको और साइन इन। सो ये वाला पेज खुलेगा। तो ये मेरा कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं आपको शुरू से फ्रेश कैसे स्टार्ट करते हुए बताता हूँ। तो ये वाला जो पेज खुलेगा, वेलकम टू थाई ई-वीज़ा अकाउंट, इसमें आप साइड में देख सकते हैं स्टार्ट न्यू बुकिंग लिखा हुआ है। तो आप अगर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सिंपल यहाँ दबाओ स्टार्ट न्यू बुकिंग में। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पेज आएगा एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी। सो इतने सारे जो
कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पॉपअप है, दिस कंट्रीज़ आर एलिजिबल टू अप्लाई थाईलैंड ई वीज़ा ऑन अराइवल। सो इसमें कंट्री इंडिया का नाम है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्लिक करो, कंटिन्यू। तो यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेंगे। तो मैंने जो आपको बोला था सब सेव करके 1 MB से नीचे पासपोर्ट बायो पेज, तो मैंने आपको बोला था। सो बायो पेज यहाँ पर आप सिलेक्ट करो, फ्लाइट एंड होटल, ये 2 आपका PDF में चलेगा बट लेस देन 1 MB। बाकी जो आपका फ़ोटो हो गया, कवर पेज हो गया, बायो पेज हो गया, वो सब आप JPG फॉर्मेट में ही होगा। आप PNG भी नहीं कर सकते हो, JPEG, इवन JPG भी नहीं काम करेगा, .jpg भी नहीं काम करेगा, ओनली .jpeg, ओनली 1 फॉर्मेट। तो उसके बाद आप अराइवल फ़्लाइट में जाओगे, यहाँ देखो PDF लिखा हुआ है यहाँ पर। सो मेरा यहाँ पर अराइवल फ़्लाइट बेंगलोर टू बैंकॉक है। सो बेंगलोर टू बैंकॉक। सो मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जो ई वीज़ा ऑन अराइवल है वो सिर्फ तीन जगह पर ही एप्लीकेबल है, एक बैंकॉक, एक कराबी, एक चियांग माई। ये 3 जगह ही अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो तो आप ई वीज़ा ऑन अराइवल आप ले सकते हो। अगर कोई दूसरी जगह जा रहे हो जैसे कि कराबी हो गया, कोई समूही हो गया, डायरेक्ट फ्लाइट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसके लिए आप ई वीज़ा ऑन अराइवल नहीं ले सकते हो। आप डायरेक्टली वहाँ ई वीज़ा ऑन अराइवल लोगे, नहीं तो VFS ग्लोबल से लोगे। आप ई वीज़ा उसके लिए फैसिलिटी नहीं है अगर आपका डायरेक्ट फ्लाइट है। अगर आपका कनेक्टिंग फ्लाइट है जैसे कि मेरा है बैंगलोर टू बैंकॉक, देन बैंकॉक टू कराबी, तो जैसे कि उनका रूल है जहाँ पर आप फर्स्ट लैंड करोगे सो आपको वीज़ा वहीं से लेना है आपको। ऐसा नहीं है कि जाके डायरेक्ट वहाँ जब कराबी में उतरोगे वहाँ पर तो आपको थाईलैंड फर्स्ट जहाँ लैंड करोगे वहीं आपको वीज़ा लेना है। दोस्तों मेरा यहाँ पर मैं जा रहा हूँ कराबी, लेकिन मेरा जो फर्स्ट लैंड है वो बैंकॉक है, तो इसलिए मैं वीज़ा ऑन अराइवल ले सकता हूँ। सो डिपार्चर फ्लाइट जो रिटर्न वाला है तो मेरा बैंकॉक टू बेंगलोर है। सो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँगा एकोमोडेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फुल यह लिखा हुआ है यहाँ पर फुल ट्रिप ऑफ अकोमोडेशन। आई मीन पूरा, अगर आपका 7 दिन का ट्रिप प्लान है तो आप 7 दिन का पूरा होटल बुकिंग दिखाना है। अगर अलग अलग जगह है तो आप सिक्वेंशियली डे 1 से लेके जो भी जितना बुकिंग है आपका डे 1 से डे 4 तक फुकेत में, या डे 5 से लेकर डे 10 तक कराबी में, आप सिक्वेंशियली आप उस हिसाब से दिखा सकते हो। आप क्लब कर दोगे उस ऑल होटल को एक PDF बना के लेस देन 1 MB अगेन। तो उसके बाद उस क्लब्ड वाले को मैंने भी वैसे ही किया था, क्लब्ड वाले को अपलोड करूँगा, ये कर दिया। उसके बाद पासपोर्ट कवर पेज, जैसे कि मैंने आपको बोला था पासपोर्ट कवर पेज, तो सिंपल पासपोर्ट कवर पेज आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। सो पासपोर्ट कवर पेज अपलोड किया। उसके बाद फ़ोटो, सो यहाँ पर फ़ोटो आपका जो फ़ोटो होगा वो क्लीन एंड स्ट्रेट होना चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो आप एक काम करो, आप स्टूडियो जाओ, वहाँ पर फ़ोटो खींचो। फ़ोटो खींचने के बाद आप उस स्टूडियो वाले को बोलो वो उसका सॉफ्ट कॉपी एक आपको मेल कर दे, आप वो फ़ोटो को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो हमने भी वैसे ही किया था। तो यहाँ पर फोटो, तो ये आपका इतना डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जो जैसे कि मैंने आपको बोला सेव एंड कंटिन्यू। तो अभी आपको सब डिटेल्स भरने के लिए बोलेंगे। तो आपका जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा वो साइड में वो उसका करस्पॉन्डिंग वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको उसको देख के आप अपना यहाँ डिटेल भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोड हो रहा है मेरा, आ गया। सो यहाँ पर सैल्यूटेशन मिस्टर है, अगर आप फीमेल हो तो आप मिस या मिस्ट्रेस कर सकते हो। अगर आप बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मिस और मास्टर। फर्स्ट नेम, सो जो पासपोर्ट में आपको यहाँ पर बगल में आप देख के वहाँ लिख भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरनेम, मेल, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल, मेल हो तो मेल। तो डेट ऑफ बर्थ जो आपका पासपोर्ट में है वही आप यहाँ पर भरोगे। तो डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो आप यहाँ पे भरोगे। पासपोर्ट इशू, आपका पासपोर्ट इशू का डेट कब का है, तो आप पासपोर्ट में बगल में जो लिखा है वो वहाँ से देख के आप यहाँ भर सकते हो।
पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, सो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट भी उस हिसाब से देख के यहाँ भर सकते हो। प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर जो आपका पासपोर्ट में लिखा हुआ प्लेस ऑफ इशू वो यहाँ पर आप भर सकते हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सो सेव एंड कंटिन्यू के बाद इस पेज में आपका अराइवल एंड डिपार्चर डिटेल आपको भरने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर साइड में आपका सब डिटेल अपलोड हो गया होगा ऑलरेडी, जो आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया उस हिसाब से। तो आप यहाँ से देख के यहाँ पर आप कर सकते हो। सो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर चार्टर एंड शेड्यूल है। सो चार्टर प्लेन मतलब आपका पर्सनल जो चार्टर प्लेन होता है उसमें जा सकते हो, नहीं तो शेड्यूल्ड फ्लाइट जो चलता है सब उसमें जा सकते हो। तो मेरा शेड्यूल्ड फ्लाइट है तो मैं शेड्यूल्ड चूज़ करूँगा। उसके बाद फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू थाईलैंड। सो फर्स्ट आप कहाँ लैंड कर रहे हो, सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सब पकड़ लो कि आप फुकेत जा रहे हो वाया बैंकॉक, और बैंकॉक में फर्स्ट लैंड हो रहा है आपका। उसके बाद आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट है फुकेत को। सो आपका जो फर्स्ट लैंड हो रहा है वो कहाँ का है, तो आपको जो वीज़ा ऑन अराइवल होता है ना वो उस एयरपोर्ट में मिलता है, आप फुकेत में नहीं होगा। सेम केस फॉर कराबी। अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट अगर आपका बैंकॉक टू कराबी है तो आपको जो वीज़ा है वो आपको बैंकॉक से लेना पड़ेगा, कराबी से नहीं। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री, तो फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री मेरा DN, यहाँ पर DN मोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो मैं आपको बता दूँ, जो मैंने आपको बोला था कि 3 जगह से आप वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी अवेल कर सकते हो, जो कि आपका एक बैंकॉक है, एक फुकेत और एक चियांग माई है। लेकिन यहाँ आपको 4 एयरपोर्ट दिखा रहा होगा। सो 4 पर एयरपोर्ट इसलिए यहाँ पर सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड डुएन मोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो दो है ये बैंकॉक में ही है, ओके। और चियांग माई और फुकेत। तो मेरा जो लैंडिंग है वो डॉन मुआंग एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर मेरा लैंडिंग है। तो यहाँ पर फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री में यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करूँगा। तो ये 4 को छोड़ के अगर आपका लैंडिंग और कहीं पर हो रहा है फर्स्ट लैंड, तो आपको ई वीज़ा जो फैसिलिटी हो आप नहीं ले सकते, ठीक है। सो अभी ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, तो अराइवल डेट मतलब आप किस टाइम पे, किस डेट पे आप फर्स्ट एयरपोर्ट में जो लैंड कर रहे हो। सो आप यहाँ पर या आप यहाँ से कितने बजे, आप कौन से डेट को आप फ्लाइट पकड़ रहे हो या फ्लाइट चढ़ रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किस डेट पे और किस टाइम पे वहाँ लैंड करें वो डेट मैटर करता है। तो मेरा यहाँ पर जो फ़्लाइट है वो जून 3 को रात को 11 बजे, 11:30 बजे मोस्ट प्रोबेबली। बट मेरा जो लैंडिंग है वो जून 4 को सुबह 4:30 बजे, मतलब नेक्स्ट डे। सो मेरा जो लैंडिंग टाइम होगा वो जून 4 4:30 बजे होगा सुबह, रात को 11 बजे नहीं। जो लैंड वहाँ पर आप कितने बजे पहुँच रहे हो वो चीज़ है। सो मेरा यहाँ पर जून 4 और मेरा यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है दोस्तों, ये यू कैन सी हियर 11:20 को मेरा फ़्लाइट है बेंगलोर से, एंड मैं DMK पहुँच रहा हूँ मैं 4:25 को। तो मैं सेम टाइम यहाँ पर डाल दूँगा मैं 4:25। तो ये 24 आवर फॉर्मेट में, अगर आपका इवनिंग का फ़्लाइट है तो यहाँ पर अगर इवनिंग को 4 बजे यहाँ पर आप 16 लिखोगे, 24 आवर फॉर्मेट में है वो। अराइवल एयरलाइन थाई एयरवेज है कि अदर्स है। सो मेरा यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा एयर एशिया है। सो मैं अदर्स सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर फ्लाइट नंबर वो मांगेगा। सो FD138 मैंने फ़्लाइट नंबर डाला। उसके बाद कंट्री वेर यू बोर्डेड, कहाँ से आप बोर्ड कर रहे हो फ्लाइट। सो मेरा इंडिया है तो मैं इंडिया से करूँगा। गो टू डिपार्चर। सो सेम डिटेल्स आप ऐसे ही आप यहाँ पर ही भर दोगे। तो आप जो डिपार्चर डेट है ये डेट है कि आप किस डेट में फ़्लाइट चढ़ रहे हो, मतलब वहाँ से जो थाईलैंड से आप किस डेट में फ़्लाइट चढ़ रहे हो, किस डेट एंड टाइम से आप कितने बजे आगे बेंगलोर वापस पहुँच रहे हो वो मतलब नहीं है, वहाँ से आप कितने बजे निकल रहे हो। तो मेरा जो टाइमिंग है वो यहाँ पर 8:45 है। देखो यहाँ पर लैंडिंग मेरा 10:40 है, बट मेरा 8:45 मेरा वहाँ पर डिपार्चर टाइम है, मतलब बैंकॉक से। तो मैं 8:45 वहाँ पर डालूँगा। सो मेरा जून 13 है, जून 13 8:45, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 24 आवर फॉर्मेट है। तो 20:45 लिखूँगा इधर में। सो डिपार्चर एयरलाइन, सो थाई एयरवेज नहीं है मेरा अदर्स है, तो अदर्स लिखूँगा और यहाँ पर फ्लाइट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पोर्ट सिटी और पोर्ट ऑफ डिसम्बार्केशन। सो नेक्स्ट सिटी मतलब आप थाईलैंड से अगर कोई दूसरे कंट्री जा रहे हो, मलेशिया और वियतनाम कहीं पर भी, तो आप उस सिटी नेक्स्ट लैंडिंग पोर्ट जहाँ पर है आपका वो कर सकते हो। नहीं तो अगर वापस आप घर आ रहे हो बेंगलोर, तो यहाँ पर बेंगलोर लिख सकते हो। तो मेरा यहाँ पर बेंगलोर होगा। और यहाँ पर लेंथ ऑफ स्टे ऑटो पॉपुलेटेड है। सो ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है,
इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। तो फ्लाइट का डिटेल सब हो गया। अभी अकोमोडेशन का आपका यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको सारा फुल ट्रिप का अकोमोडेशन डिटेल नहीं भरना है। यहाँ पर सिर्फ आपको फर्स्ट जहाँ पर आप फर्स्ट डे 1 में जहाँ पर आप चेक इन कर रहे हो, सिर्फ उसी का डिटेल आपको यहाँ पर भरना है। तो अकोमोडेशन आप टाइप क्या है आपका, अपार्टमेंट है, गेस्ट हाउस है, फ्रेंड्स हाउस है, यूथ हॉस्टल है या होटल है। मेरा होटल है तो मैं होटल भरूँगा। अकोमोडेशन नेम आपका जो बुकिंग पेज में आपका नाम होगा होटल का, मेरा करावी हेरिटेज होटल है तो मेरा करावी हेरिटेज होटल लिखूँगा। यहाँ पर कौन से सिटी में है ये, तो मेरा करावी में है तो मैं करावी लिखूँगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मेरा मोंग करावी है तो मोंग करावी लिखूँगा। यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, मेरा आवनांग है, आवनांग लिखूँगा। स्ट्रिक्ट एड्रेस तुम्हारा यहाँ लिखा होगा एड्रेस, सो 312। तो वहाँ से आप लिख सकते हो या कॉपी पेस्ट कर सकते हो, देख के लिख सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पिन कोड आप वहीं बुकिंग पेज से देख के लिख सकते हो यहाँ पर, हो गया। तो यहाँ पर सेव, बस फर्स्ट वाला ही डालना है, नेक्स्ट आप कहाँ रह रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पर कुछ और डिटेल मांगता है। कंट्री ऑफ एप्लीकेशन, सो मेरा इंडिया है। कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया। परमानेंट एड्रेस आपका जो पासपोर्ट में है आपको वही लिखना है, तो यहाँ पर मेरा जो पासपोर्ट में है मैं वही लिखूँगा। दिस योर फर्स्ट ट्रिप टू थाईलैंड। अगर आप फर्स्ट टाइम थाईलैंड जा रहे हो तो यहाँ पर आप यस लिखोगे। अगर आप पहले जा चुके हो तो यहाँ पर आप नो लिखोगे, या आपका कोई ग्रुप में कोई बंदा ऐसा फैमिली मेम्बर में कोई है जो कि फर्स्ट टाइम जा रहा है तो उसके लिए वो नो होगा, सॉरी फर्स्ट टाइम जा रहा है मतलब उसके लिए वो यस होगा, और अगर आप लोग जा चुके हो तो आपके लिए वो नो होगा। तो मेरे लिए ये सेकंड टाइम है तो मैं यहाँ पर नो लिखूँगा। पर्पस ऑफ विजिट, सो यहाँ पर ऑप्शन इतने हैं, तो मेरा हॉलीडे है तो मैं हॉलीडे चूज़ करूँगा। और होटल यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्यूपेशन आपका क्या है, सो अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन यहाँ डालोगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हो गवर्नमेंट सर्विस में काम करोगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो फ्री एंटरप्राइज वर्कर में आप काम करोगे। तो ऐसे ही है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट में काम करोगे। अगर आप गांव में काम करते हो, खेती बाड़ी वो सब चीज़ करते हो तो आप रूरल वर्कर काम कर लिखोगे। या अगर आप कुछ नहीं करते, हाउस कीपिंग हो तो हाउस कीपर चूज़ करोगे। या अपनी फैमिली में पकड़ लो कि आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, सो आप यहाँ पर हाउस कीपर यूज़ करोगे, सो नो प्रॉब्लम इन दैट। तो मेरा यहाँ पर फ्री एंटरप्राइज वर्कर आएगा। आपके डिपेंडेंट में अगर कोई नॉन वर्किंग है तो हाउस कीपिंग। अगर आपका कोई बच्चा है तो आपके वो एज ए स्टूडेंट, आप एज ए स्टूडेंट भी डाल सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ईयरली इनकम, अगर आप हाउस कीपिंग हो तो नो इनकम लिखोगे यहाँ पर। अगर कोई यू आर वर्किंग एनीथिंग, अगर बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या प्राइवेट एम्प्लॉई हो, तो आपका जो इनकम है वो साल में आप कन्वर्ट कर लोगे US डॉलर के साथ, और उस डॉलर में जितना आएगा आपका उस हिसाब से आप यहाँ पर चूज़ करोगे। अगर आपका लेस देन $22,000 आ रहा है तो आप इसको चूज़ करोगे, नहीं तो ये, नहीं तो ये। सो मेरा यहाँ पर $20,000 to $60,000 आ रहा है इन बिटवीन, सो मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा। सो इज़ माइनर चाइल्ड ट्रैवलिंग ऑन द सेम पासपोर्ट। सो ये जो पासपोर्ट नंबर मैंने डाला ये कोई बच्चे का है जो कि अंडर 18 है, सो ये मेरा है तो वो नहीं है। अगर है कोई, अगर आप डिपेंडेंट का डाल रहे हो और उसका जो उसमें आपके बच्चे का डाल रहे हो जो कि अंडर 18 है, तो आप यहाँ पर यस क्लिक करोगे और यहाँ पर उसका डिटेल भरोगे, बच्चे का सरनेम, नाम, चिल्ड्रन जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ये आएगा जब मैं अपने बच्चे के लिए भरूँगा। तो अभी ये मेरे लिए है तो ये मेरा अभी नो होगा। सेव एंड ऐड एप्लीकेंट, अगर आपको कोई डिपेंडेंट डालना है तो यहाँ पर देखो प्राइमरी एप्लीकेंट मेरा हो गया। सो हमेशा याद रखना, जिसके नाम से होटल बुक हुआ है तो प्राइमरी नाम उसका होता है, तो हमेशा प्राइमरी एप्लीकेंट वही करना। तो ये है, अगर ऐसा है कि आपने बुकिंग किया है किसी के नाम पे और आप जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो पहला नाम आप
किसी और का डाल रहे हो तो वो मैच नहीं करेगा। तो आप जिसके नाम से होटल बुक है, जो प्राइमरी केस जो होटल का है, आप उसी के नाम वही प्राइमरी एप्लीकेंट यहाँ पर होगा, तो दैट इज़ बेटर। उसके बाद सेकेंडरी एप्लीकेशन, यहाँ पर आप सेम चीज़ से आप अपने वाइफ के या हस्बैंड के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पर आप मेल आईडी फ़ोन, तो यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो मेल आईडी वो अपना ही डालना, जिस आईडी से आपने अकाउंट क्रिएट किया था। नहीं तो वो क्या होता है ना, बाद में जब आप अराइवल और डिपार्चर जब भरते हो ना, वहाँ पर वो हैंग हो जाता है और उसके बाद वो बार बार वो लॉगिन मांगता है हर बार, तो वो लॉग आउट हो जाता है बार बार। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मेल आईडी कांस्टेंट रखो, मेरा जैसे यहाँ पर है वैसे मेल आईडी कांस्टेंट रखो। अगर आप तीनों का है तो तीनों का नंबर यूनिक रखो, बट मेल आईडी सेम रहेगा। वैसे करके आप सेम डिटेल फिर सबका वैसे ही भर देना है सबका। तो ये है। उसके बाद आप उसके बाद इस पेज में, मैं वापस इसमें, तो आपका ये सब आ जाएगा। उसके जब फाइनल जब एप्लीकेंट का आप भर दोगे, जिसके बाद और कोई ऐड करने का नहीं है, तो सेव एंड कंटिन्यू बटन दबाना है। उसके बाद आपको पेमेंट का पेज आएगा। तो यहाँ पर 2000 वीज़ा एंड सर्विस फी इज़ 500 रुपीज़, सॉरी 5000 बात। तो इतना पे करना पड़ेगा आपको पर हेड। तो आपका अगर 3 एप्लीकेंट है तो 2500 इंटू 3, जो जितना आएगा वो सब यहाँ पर टोटल आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो वीज़ा फ़ी है ये सबके लिए इंडिविजुअल है, अलग अलग। ऐसा नहीं है कि वीज़ा फ़ी सिर्फ आपको एक ही बार पे करना है, ईच एप्लीकेंट के लिए वीज़ा फ़ी एप्लीकेबल होगा। तो वो ऐड आपको फाइनली यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज में जब आप तीनों का डालोगे ना तो आ जाएगा। उसके बाद आप एक्सेप्ट करोगे यहाँ पर, बट पेमेंट एंड कंटिन्यू, फिर यहाँ पर एक्सेप्ट कर दो। तो यहाँ पर पेमेंट का पेज आ जाएगा। यहाँ पर अपना वीज़ा मास्टर कार्ड कर दो, और हाँ जो आपका जो कन्वर्जन रेट होगा आपका, वो कन्वर्जन रेट अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात में पे कर रहे हैं और आपका इंडियन करेंसी है। तो जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड से आप पे करोगे, तो उसका जो बैंक का जो आपका जो कन्वर्जन चार्जेस होगा वो कन्वर्जन से अप्लीकेबल होगा, बट पेमेंट होगा भत में। तो इसके बाद आपको एक मेल आ जाएगा। वीज़ा नहीं है ये, सिर्फ आपका कंफर्मेशन है कि आपका जो वीज़ा है हमने अभी ले लिया है, पेमेंट आ चुका है। और वीज़ा आपको तकरीबन आई थिंक 3 से 4 दिन लगता है। और आपको बीच में वो लोग डॉक्यूमेंट भी कुछ मांगेंगे, जैसे कि मेरा हुआ था। मेरा जो फर्स्ट लैंड है मेरा बैंकॉक का है, और लेकिन मेरा जो होटल फर्स्ट स्टे है वो कराबी में है। तो मेरा जो नेक्स्ट ऑनवर्ड जर्नी टू कराबी वो उन्होंने मेरे को मांगा था तीनों का, तो तीनों का मैंने अपलोड किया था। सो तीनों का सेम डॉक्यूमेंट आप तीनों एप्लीकेंट में आप अपलोड कर सकते हो। मेल कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लिंक आप उस मेल में देंगे वो लोग, उस लिंक में ईच इंडिविजुअल एप्लीकेंट के लिए वो सेम डॉक्यूमेंट आपका जो बैंकॉक टू जो कराबी है एप्लीकेंट, आप तीनों के लिए आप अपलोड कर सकते हो सेम डॉक्यूमेंट। अगर आपका अलग अलग है तो नो प्रॉब्लम, आप अलग अलग भी डाल सकते हो। सो आप अपलोड करके आप दे दोगे तो विदिन 3 डेज़ के अंदर या मैक्सिमम 4 डेज़ के अंदर आपको वीज़ा आपको मेल में आ जाएगा। आप वो वीज़ा और उसके साथ एक रिसिप्ट आएगा तुमको, वो रिसिप्ट एंड वीज़ा दोनों को आप प्रिंट आउट निकालोगे तीनों, ईच एप्लीकेंट के लिए। मनी रिसिप्ट इज़ इम्पोर्टेंट एंड वीज़ा, तो वो दोनों को ऐसे हार्ड कॉपी आप लेके जाओगे और वीज़ा अराइवल सेक्शन में आप दिखा के आप वीज़ा स्टाम्पिंग करके आप उसके बाद घूम सकते हो। तो इसका जो कॉस्ट है 2500 पर हेड आया, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू कितना हो रहा है 5600 और 700 आ रहा है क्लोज टू। मैं कन्वर्जन स्क्रीन में डाल दूंगा, आप देख लेना। सो इतना आएगा। और इसमें दिक्कत तो मेरे को तो कुछ आया नहीं, एवरीथिंग इज़ कन्वीनियंट। सब कुछ फ़ोटो डाल के मैंने खींच के सब अपलोड कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। विदिन 1 आवर के अंदर मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया था, सब कुछ क्लब करके, और एक फोल्डर बना दिया था। उसके बाद मैंने अपलोड कर दिया, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत आया नहीं इसमें। तो दिक्कत यहाँ पर कुछ है नहीं। और यहाँ पर जैसे कि हमारा जो VFS ग्लोबल है, जहाँ पर कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांगते हैं कि आपका 1 लाख होना चाहिए, इन केस ऑफ फैमिली पर पर्सन 50,000 होना चाहिए। यहाँ पर उस केस में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ आपको ट्रैवल एंड होटल अकोमोडेशन ही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो इतना ही आपको चाहिए। तो और होटल में आपका जो बुकिंग है आप में सबका नाम होना चाहिए, वैसा कोई नहीं है, सिर्फ प्राइमरी एप्लीकेंट है तो इट्स ओके, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, कुछ भी नहीं है। बस हाँ, आप वहाँ पर 2000 रुपीज़ देते तो पर हेड, 2500 इंक्लूडिंग एवरीथिंग, और यहाँ पर आप 2500 भर देते हो, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। बट इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, या मनी वेस्ट नहीं होगा, या इतना सब 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट रखना, वो सब लफड़ा यहाँ पर नहीं है। सो ये है। अभी थर्ड ऑप्शन के बारे में आते हैं, जो कि थर्ड ऑप्शन अपना है जो वीज़ा ऑन अराइवल। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए बता देता हूँ मैं। इसके लिए आपको चाहिए राउंड ट्रिप टिकट चाहिए,
होटल बुकिंग, फुल ट्रिप, जितना मैंने आपको बोला था फुल ट्रिप चाहिए। ये 2 चीज़ आपका मैंडेटरी है। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए ईच एप्लीकेंट, ये चाहिए। और तो इसका जो वीज़ा फ़ी है वो 2000 पर पर्सन है, लेकिन आपको जो 2000 बात है वो कैश देना पड़ेगा। यहाँ पर सर्विस फी, जैसे यहाँ पर ई वीज़ा में अपना सर्विस फी 500 बात था, यहाँ पर सर्विस फी नहीं है, सिर्फ 2000 बात है, लेकिन कैश लेंगे वो लोग। सबका जेरॉक्स कॉपी लेके रखिएगा, फुल ट्रिप का जेरॉक्स कॉपी। अगर करावी में बैंकॉक में लैंड कर रहे हो तो ऑनवर्ड जर्नी का डिटेल्स आपका जेरॉक्स कॉपी, हर चीज़ का जेरॉक्स कॉपी आपको रखना है। तो इतना चीज़ आपको रखना है। और वो लोग मांगते हैं जो प्रूफ ऑफ मनी, प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड, तो मोस्ट ऑफ द लोगों से लोग नहीं मांगते हैं। और आपका अगर लक ख़राब निकला, आपसे मांगा, तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपका कुछ प्रूफ आपको दिखाना है उनको कि आई हैव सफिशिएंट फंड। बट आई एम टेलिंग यू, मोस्ट ऑफ द पर्सन से वो लोग नहीं मांगते, मतलब नहीं दिखाते। ठीक, तो ये तो यहाँ पर अभी दिक्कत क्या है? इट इज़ वेरी ईजी, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल बैकपैक करो, निकलो यहाँ से, जाके वहाँ पर पहुँचने के बाद ही सब कुछ होगा। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम यहाँ? सो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि टाइम, जो टाइम आपका, जब आप लैंड करोगे, आप देखोगे एयरपोर्ट में इतना भीड़ होता है बैंकॉक वाले में कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए आपको तकरीबन मिनिमम आपको एवरेज 3 घंटे से 4 घंटा लगेगा। मिनिमम 3 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, उससे कम तो नहीं लगेगा आपको। तो 3 घंटा वीज़ा ऑन अराइवल, उसके बाद इमिग्रेशन में स्टाम्पिंग करोगे, तक तकरीबन 3 से 4 घंटा पकड़ के चलो, आपको करना ही करना है, इतना वेस्ट होगा आपका। तो अगर आप यहाँ से लेके जाओगे तो आप वो जो 3 घंटा जो आपको लगेगा वीज़ा लेने के लिए, वो आपका सेव हो जाएगा। तो आप 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे के अंदर आपको इमिग्रेशन स्टाम्पिंग लगा के आप निकल सकते हो ऑनवर्ड जर्नी के लिए। तो ये सब, अगर आपके साथ कोई फैमिली जा रहा है, फैमिली के साथ जा रहे हो या बच्चे आपका साथ है, तो ये 3-4 घंटा आपको लाइन में खड़ा होकर रहने का आप मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर द फैमिली एंड ट्रैवलिंग विद द किड्स। सो ये 3 तरीका है जहाँ जिसमें आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ले सकते हो, और कितना कॉस्ट आएगा, कितना टाइम लगेगा, वो सब मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूँ वैलिडिटी के बारे में। जो वैलिडिटी है वो, अगर आप VFS ग्लोबल से लेते हो तो वो 3 महीने का वैलिडिटी रहता है उस वीज़े का। और अगर आप ई वीज़ा लेते हो वो 30 डेज़ का वैलिडिटी रहता है। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हो तो 15 डेज़ का वैलिडिटी रहता है। तो अभी इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ वैलिडिटी? आप पकड़ लो कि आज जून 1 है और आज मेरे को वीज़ा मिला। सो आज से लेके, अगर मैंने VFS ग्लोबल से लिया है, तो आज से लेके मेरा जून, जुलाई, अगस्त 30 तक मेरा वैलिडिटी रहेगा। तो उसका मतलब क्या है? अगर मैंने ई वीज़ा लिया है तो 30 डेज़ का मतलब जून 1 से लेके जून 30 तक अगर मेरा वैलिडिटी है, तो उसका मतलब क्या है? और वीज़ा ऑन अराइवल अगर 15 डेज़ है तो उसका वैलिडिटी क्या है? 15 डेज़ का। सो वीज़ा वैलिडिटी मतलब उस डेट में आप अराइव कर सकते हो, लैंड कर सकते हो उस डेट में। सो पकड़ लो कि मेरा अभी ई वीज़ा लिया है मैंने, और मेरा जून 1 को मेरा है और जून 30 तक मेरा वैलिडिटी है। तो मैं जून 30 जो टाइम होगा मेरा, जिस टाइम तक मेरा वैलिडिटी होगा, जून 30 रात को 8 बजे तक मेरा मतलब पकड़ लो वीज़ा वैलिडिटी है। सो रात को 8 बजे तक, उससे जस्ट 1 मिनट पहले तक मैं लैंड कर सकता हूँ, उसके बाद मैं नहीं लैंड कर सकता। और स्टे पीरियड मेरा 15 डेज़ है, वो नॉन एक्सटेंशन है, आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, चाहे जो भी वीज़ा हो, चाहे वीज़ा ऑन अराइवल हो या ई वीज़ा हो या आपने VFS ग्लोबल से लिया है, जो भी हो, आप 15 डेज़ से एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो। लेकिन जो वैलिडिटी है जो वो उस टाइम में आप लैंड कर सकते हो। ऐसा करता हूँ। सो ये वाला वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके दिमाग में जो भी डाउट्स होगा, क्वेश्चंस होगा, वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कन्वीनियंट है आपके लिए, और आप उस हिसाब से आप वीज़ा ले सकते हो और आप एंजॉय कर सकते हो हॉलीडे। सो अगर आपका कुछ डाउट है जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं थाईलैंड में, एंजॉय करेंगे थाईलैंड में। स्टे ट्यून्ड, तब तक टाटा, बाय बाय।